अंडरराइटिंग के बारे में पढ़ा था कि अंडरराइटिंग एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक कंपनी शेयर इशू जब करती है तो वो कुछ लोगों के साथ एग्रीमेंट करती है। और उस एग्रीमेंट के तहत होता क्या है कि कुछ लोग आते हैं और गारंटी देते हैं कंपनी को कि तुम अपने शेयर इशू करो। अगर आपके शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए मतलब हम आपके शेयर बिकवाएंगे, और अगर नहीं बिकवा पाए तो हम खुद खरीद लेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे और पब्लिक से 80,000 की एप्लीकेशन आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20,000 शेयर बचे ये अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे। और अंडरराइटर मान लीजिए है ए बी सी, 3 अंडरराइटर हैं, तो तीनों को कितने कितने शेयर खरीदने हैं ये आपको इस चैप्टर में कैलकुलेट करना है। यानी इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हाउ मच शेयर या हाउ मेनी शेयर्स ऑफ एन अंडरराइटर इज लायबल टू सब्सक्राइब। मतलब कितने शेयर एक अंडरराइटर सब्सक्राइब करेगा, कितने शेयर अंडरराइटर खरीदेगा, अंडरराइटर की लायबिलिटी क्या है, आपको इस चैप्टर में ये कैलकुलेट करना सीखना है। क्लियर है ना? पिछली क्लास में एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था और उसमें कुछ टर्म्स आपको मैंने बताए थे। आप लोग भी जरा लिख लिख कर बताते रहना कि टर्म्स मैंने क्या क्या बताए थे। सबसे पहले आपको बताया था मैंने ग्रॉस लायबिलिटी। ध्यान है ग्रॉस लायबिलिटी क्या होता है? क्यों बच्चों, ग्रॉस लायबिलिटी क्या होता है बताया था? ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब होता है अंडरराइटिंग कमिटमेंट। अंडरराइटिंग कमिटमेंट, अंडरराइटिंग कमिटमेंट का मतलब होता है कि हर अंडरराइटर ने जो जो कंपनी को गारंटी दी कि इतने शेयर मैं बिकवा दूंगा, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर विच एन अंडरराइटर इज लायबल टू सब्सक्राइब। अगर मैंने 50,000 शेयर बिकवाने की गारंटी दी तो यह मेरे लिए ग्रॉस लायबिलिटी होगी, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं इतने ही शेयर खरीद सकता हूं, इससे ज्यादा मैं लायबिल नहीं होऊंगा। उसके बाद आपको बताया था मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होती है? मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है वो एप्लीकेशन जिस पर किसी पर्टिकुलर अंडरराइटर का स्टैंप लगा हुआ होता है, यानी ये पहचान है एक तरीके से। ये क्या है? ये एक पहचान है कि ये एप्लीकेशन मेरी तरफ से है। आजकल तो खैर क्या होता है, आजकल तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की जाती हैं। तो ऑनलाइन जब एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें एक कोड दिया जाता है अंडरराइटर का कि भाई ये कोड लगाओगे तो अंडरराइटर की तरफ से वो एप्लीकेशन मानी जाती है। उसी को हम मार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली कंपनी की तरफ से आ जाती हैं, मतलब कंपनी अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाती है और वो एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जाती हैं पब्लिक से, उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन होती हैं उसका क्रेडिट भी अंडरराइटर को दे दिया जाता है उनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में। अनमार्क्ड का क्रेडिट इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम ये बोलते हैं कि देखो, अंडरराइटर से कंपनी बोलती है कि ये शेयर तुमने बिकवाए नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि ठीक है चलो तुम ही ने बिकवाए, ठीक है, तो उसका क्रेडिट उनको दे देती है। लेकिन एक अंडरराइटर को नहीं देती, सारे अंडरराइटर को दिया जाता है उनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में। अगर कोई और रेशो स्पेसिफाई किया गया है तो उस रेशो में दे दिया जाता है, अदरवाइज अनमार्क्ड जो है वो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में हमेशा दिया जाता है। तो मैं क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल लिखूंगा और उस एग्जाम्पल से जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, एक तो उसको हम रिवाइज करेंगे और दूसरा मैं जर्नल एंट्री बनाना सिखाऊंगा आपको कि अंडरराइटर के साथ जब आप ट्रांजैक्शंस करते हो तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, चलिए जरा शुरू करते हैं। आज की बात, अपनी कॉपी में एक एग्जाम्पल लिखोगे और पहला एग्जाम्पल तो हम लिख चुके थे, आप लोग लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। इससे क्या होगा, एक तो पिछली क्लास का जो पढ़ा हुआ है ना वो हम रिवाइज करेंगे और फिर जर्नल एंट्री सीखेंगे इस चैप्टर में। लिखेंगे एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड, एक मिनट बेटा, इशूड $10 लाख इक्विटी शेयर्स
ऑफ ₹10 एट पार। एट पार, पार का मतलब पिछली क्लास में बता दिया था। वैसे तो जिस बच्चों ने भी इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा होगा उन्हें पता है, पार का मतलब होता है फेस वैल्यू के बराबर। अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए पर इश्यू किया, उसको बोलते हैं पार वैल्यू। अब इसमें एक चीज मैं नहीं डालता हूं यहां पर, 20% ऑफ इश्यू इज रिजर्व्ड फॉर प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स and their relatives। and their relatives, ठीक है। and balance is offered to public। balance is offered to public। issue is underwritten by X, Y and Z in 2:2:1। इस रेशो में इश्यू को अंडरराइट करवाया गया। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, for 6 lakh shares, out of which marked application were जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन जो थी वो थी एक्स की तरफ से, मान लीजिए एक्स की तरफ से थी 2,50,000, वाई की तरफ से थी 2,40,000 और जेड की तरफ से थी 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख। यहां पर आप ऐसा करो ना, इसको 6,60,000 कर दो या 6,50,000 कर दो। ठीक है, आगे लिखेंगे रेट ऑफ कमीशन इज 4%। कैलकुलेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर एंड पास जर्नल एंट्री। एंड पास जर्नल एंट्री, ये क्वेश्चन है मेरा। आराम से क्वेश्चन लिख लो बच्चों, एक एक चीज बहुत आराम से समझेंगे। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 8 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करवाने के बाद मैं फिर आपको एक और एग्जाम्पल छोटा सा करवाऊंगा, और फिर इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो मैं करवाऊंगा आपको। आपको देखकर लगेगा यार ये 8 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सबने लिख लिया हो तो बता देना मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सबने लिख लिया हो तो बता देना। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में लिखेंगे। पहले लायबिलिटी निकालना है। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। और बच्चों प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना है। अब ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहे हैं, अब ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो इसलिए आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है कि आप अपने आंसर को किस तरह प्रेजेंट करते हैं।
क्योंकि प्रेजेंटेशन के भी नंबर मिलते हैं आपको। तो सिर्फ आंसर निकाल देने से काम नहीं चलता, आपको अच्छे से प्रेजेंट भी करना पड़ता है अपना आंसर को। और अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब एमसीक्यू पेपर नहीं है, ना ही ऑनलाइन पेपर है कि सिर्फ आंसर निकाल कर देना है। सारे पेपर ऑफलाइन होंगे, तो ऑफलाइन में आपका प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। चलो जी, हमारे पास अंडरराइटर 3 है, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड, और इनका टोटल। अब इस क्वेश्चन में और जो पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाया था उसमें एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा, हल्का सा। सबसे पहले देखो जरा, मैंने पहली लाइन लिखी हुई है, कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू करे, कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू किए, 10 रुपए का शेयर है। और ये लाइन देखो क्या है, 20% ऑफ द इशू इज रिजर्व्ड फॉर प्रमोटर, डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव्स एंड बैलेंस इज ऑफर्ड टू पब्लिक। बैलेंस पब्लिक को ऑफर किया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यह बात मैं आपको लिखवाऊंगा बाद में, पहले सुन लो। अंडर राइटिंग हमेशा हमेशा उन शेयर्स का होता है जो पब्लिक को इशू किए जाते हैं। आराम से बिल्कुल सुनना मेरी बात को। अंडर राइटिंग हमेशा हमेशा उन शेयर्स का होता है जो पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं, यानी पब्लिक को इशू किए जाते हैं। अगर कंपनी के अंदर का कोई इंसान शेयर खरीदता है या कंपनी उसको शेयर ऑफर करती है, उसका कभी भी अंडर राइटिंग नहीं होता। तो अगर आपने, यानी कंपनी ने शेयर्स अपने प्रमोटर्स को, अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने उनके रिलेटिव्स को अगर दिए हैं, उनका अंडर राइटिंग नहीं होगा कभी भी। यह क्वेश्चन आपको ऐसे ही फंसाता है, कहेगा कि 10 लाख शेयर इशू करे, 20% डायरेक्टर को दे दिए या 20% प्रमोटर और उनके रिलेटिव्स को दे दिए, तो उसका अंडर राइटिंग नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 10 लाख शेयर थे, 20% उसमें से हटा दो तो 8 लाख शेयर ही पब्लिक को ऑफर हुए और 8 लाख का ही आपको अंडर राइटिंग करना पड़ेगा। भाई एक बात बताइए, मैं अपने रिश्तेदारों को अगर शेयर दे रहा हूं तो उसमें तो कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं। अनसर्टेनिटी कब होती है, जब हम पब्लिक को, आम जनता को शेयर इशू करते हैं, तब अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं मेरे शेयर सब्सक्राइब होंगे या नहीं होंगे। जब मैं प्रमोटर को दे रहा हूं, डायरेक्टर को दे रहा हूं, उनके रिलेटिव्स को दे रहा हूं, तो 100% श्योर है कि शेयर सब्सक्राइब हो ही जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी के अंदर के बंदे हैं, वो तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और उनको ऑफर ही तब किए जाते हैं जब वो पहले से खरीदने के लिए तैयार होते हैं। समझे? तो सिर्फ पब्लिक इशू जो होता है, जो आम पब्लिक को शेयर इशू होते हैं, उन्हीं का ही अंडर राइटिंग होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 10 लाख का 80% आप अंडर राइट करवाओगे, 20% का सब्सक्रिप्शन, मतलब 20% का अंडर राइटिंग नहीं होगा। बोलो बच्चों, ये बात क्लियर हो गई? पहली बात मेरी, हाँ जी, प्रेजेंटेशन ऐसा ही करना है जैसे मैं कर रहा हूं, बिल्कुल। बोलो बेटा, ये बात क्लियर है यहां तक कि जो शेयर पब्लिक को इशू होते हैं, अंडर राइटिंग उन्हीं का होता है। मैं ये सारी चीजें आपको लिखवाऊंगा अभी आगे। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब, मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब, अनमार्क का मतलब, कौन से शेयर अंडर राइटर को इशू की, मतलब अंडर राइटर द्वारा अंडर राइटिंग करवाए जाते हैं। समझ में आ गई ये बात सबको? ये बातें छोटी छोटी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो अब यहां पर देखो, सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी, और ग्रॉस लायबिलिटी का टोटल है 8 लाख। 8 लाख यानी जो पब्लिक को शेयर इशू करे उसी का ही अंडर राइटिंग होगा। रेशो क्या है ग्रॉस लायबिलिटी का? 2:2:1 ये रेशो है। तो बताओ, एक्स ने कितने शेयर बिकवाने का गारंटी दिया? 8 लाख इंटू 2/5, बोलो कितना होगा? शायद 3,20,000 होगा, है ना? आप लोग वेरीफाई करते रहना साथ में, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है। 3,20,000। अच्छा, वाई का भी होगा 3,20,000, वाई का भी 3,20,000, और जेड सबसे छोटा था, वो कहता है भाई मैं तो 1,60,000 शेयर बिकवाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बिकवा पाऊंगा।
समझे? Z कहता है मैं 160 बिकवाऊंगा, Y कहता है मैं 320 और X कहता है मैं भी 3,20,000 शेयर बिकवा दूंगा। अब ये कितने कितने शेयर बिकवा पाए वो देखो जरा। X ने 2.5 लाख शेयर बिकवा दिए, Y ने 2,40,000 शेयर बिकवा दिए और Z ने 1 लाख शेयर बिकवाए, जबकि कंपनी के टोटल शेयर बिक गए 6.5 लाख, जिसमें से इतने इतने शेयर इन तीनों ने बिकवा दिए। तो अंडरराइटर जो शेयर बिकवा देता है, बताइए उसको क्या बोलते हैं? आप लोग पढ़ चुके हो। अंडरराइटर जो शेयर बिकवा देता है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो बेटा, बताते रहना साथ के साथ। अंडरराइटर जो शेयर बिकवा देता है उसको क्या बोलते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। और मार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट उसको डायरेक्टली दे दिया जाता है। मार्क्ड का क्रेडिट उसको डायरेक्टली दे दिया जाता है। तो देखो, इसने 2.5 लाख शेयर बिकवाए तो भैया इसको 2.5 लाख का क्रेडिट दे दो। इसने 2,40,000 शेयर बिकवाए तो इसको 2,40,000 का क्रेडिट दे दो। और इसने 1 लाख शेयर बिकवाए, इसको 1 लाख का क्रेडिट दे दो। और तीनों ने मिलकर कितने शेयर बिकवाए? 2.5 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 1 लाख, 5,90,000 शेयर इन तीनों ने मिलकर बिकवा दिए। इन तीनों ने मिलकर 5,90,000 शेयर बिकवा दिए। ठीक है, यह बात क्लियर है सबको? जिस बंदे ने जितने शेयर बिकवा दिए ना, उसको उसका क्रेडिट दे दिया जाता है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि मेरा ये काम कर दो, और आपने वो काम कर दिया, तो आप उसका क्रेडिट तो लोगे ना। हम बोलते हैं ना कि भाई ये क्रेडिट ले रहा है अपने काम का, तो उसने किया है तो क्रेडिट लेगा, नहीं किया है तो क्रेडिट नहीं लेगा। इसने 2.5 लाख शेयर बिकवा दिए तो उसका क्रेडिट इसको दिया जाएगा। इसने 2,40 शेयर बिकवाए तो इसका मतलब 2,40 का क्रेडिट इसको मिलेगा, 1 लाख का क्रेडिट Z को मिलेगा। तीनों को मिलाकर 5,90,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। अब पब्लिक से एप्लीकेशन कितनी आई हैं? 6.5 लाख पब्लिक से एप्लीकेशन आई बच्चों, 6.5 लाख। यानी पब्लिक से एप्लीकेशन आई हैं 6.5 लाख और अंडरराइटर ने इसमें से बिकवाए हैं 590। तो इसका मतलब कितनी एप्लीकेशन बची? शायद 60,000 की एप्लीकेशन बची। ये 60,000 की एप्लीकेशन कंपनी के पास डायरेक्टली आ गई। इस डायरेक्ट एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? इस डायरेक्ट एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे बच्चों? जल्दी फटाफट बोलो। डायरेक्ट एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे इसको? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट अंडरराइटर को दे दिया जाता है। वैसे अंडरराइटर इन एप्लीकेशन के लिए इंटाइटल नहीं है, मतलब ये शेयर उन्होंने बिकवाए नहीं हैं, लेकिन कंपनी कहती है भाई मेरा शेयर तो बिक ही गया ना, मेरा शेयर तो बिक गया, भले ही अंडरराइटर ने नहीं बिकवाया लेकिन शेयर तो बिक ही गया। तो कंपनी कहती है कि देखो तुमने ये 60,000 शेयर बिकवाए नहीं हैं, फिर भी हम मान लेते हैं चलो तुम ही ने बिकवाए हैं, तो हम तुम्हें इसका क्रेडिट भी दे देते हैं। बिकवाए नहीं अंडरराइटर ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, अंडरराइटर ने अनमार्क्ड एप्लीकेशन वाले शेयर्स जो होते हैं वो बिकवाए नहीं हैं, लेकिन कंपनी कहती है मेरा शेयर तो बिक ही गया, चलो तुमने नहीं बिकवाया तो क्या हुआ, बिक तो गया, तो मैं तुमको इसका क्रेडिट दे देती हूं। ठीक है, तो अब किसको क्रेडिट दिया जाएगा? किसी एक अंडरराइटर को इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसका क्रेडिट सारे अंडरराइटर को मिलेगा उनके अंडरराइटिंग कमिटमेंट के रेशो में। और अंडरराइटिंग कमिटमेंट मतलब ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में। तो ग्रॉस लायबिलिटी उनका कितना है? 2:2:1। तो यहां से माइनस कर देंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन जरा 60,000 को 2:1 में बांटिए, कितना कितना होगा? मेरे ख्याल से इसका होगा 24,000, इसका भी होगा 24,000 और इसका होगा 12,000। इतना इतना क्रेडिट इनको दे दिया जाएगा। और उसके बाद में अब देखिए यहां पर जो बचेगा, ये शेयर तीनों अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे। तो 8 लाख में से 590 माइनस करो, 60 माइनस करो, तो ये बचेगा 1,50,000।
अब ये 1,50,000 में x को कितना खरीदना, y को कितना खरीदना, z को कितना खरीदना। तो देखो 3,20,000 में इन दोनों ने, मतलब x ने 2,50,000 और 24,000 कंपनी ने मान लिया। 2,50,000 तो x ने बिकवाए और 24,000 कंपनी ने मान लिया कि उसने बिकवाए। इसका मतलब 2,74,000 शेयर उसने बिकवा दिए। तो बताओ जरा उसकी लायबिलिटी कितनी होगी। 3,20,000 माइनस 2.5 लाख और माइनस 24,000, 46,000 शेयर इसको परचेस करने पड़ेंगे बच्चों। 46,000 शेयर इसको परचेस करने पड़ेंगे। इनको कितने परचेस करने पड़ेंगे? इनको शायद 56,000 परचेस करने पड़ेंगे। इनको 56,000 परचेस करने पड़ेंगे। और इनका देखिए जरा, इनको 48,000 परचेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इनको 48,000 शेयर परचेस करने पड़ेंगे। और मैं आपको एक छोटा सा जादू दिखाता हूं। देखो बच्चों, इन तीनों का टोटल 1.5 लाख होगा। देखो करके देख लो, है ना। इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी का मतलब होता है इतने इतने शेयर अंडर राइटर को परचेज करने हैं, इतने इतने शेयर अंडर राइटर को परचेज करने हैं। आप तीनों का टोटल लगाकर देखो क्या 1.5 लाख आता है। 46,000 प्लस 56,000 प्लस 48,000, क्या आप बताइए 1,50,000 आता है? मैं एक बार देख लेता हूं कि आता है या नहीं आता। हाँ जी सर, अरे ये तो बिल्कुल वही आ गया, क्या बात है। ठीक है, ये तो आपका 1,50,000 ही आ गया। बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक? इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी। बताओ जरा, ये बात क्लियर हुई सबको? नेट लायबिलिटी का मतलब होता है इतने इतने शेयर अंडर राइटर को खरीदने हैं। चलिए अब इसके आगे की कहानी शुरू करूंगा मैं। अभी हमने जो लायबिलिटी निकाली है ना, ये निकाली है नंबर ऑफ शेयर्स में। ये लायबिलिटी निकाली है हमने नंबर ऑफ शेयर्स में। अच्छा, अब इसके आगे कोई और लायबिलिटी भी निकलेगी? हाँ जी, बिल्कुल निकलेगी। अब हम निकालेंगे अमाउंट में अंडर राइटर की कितनी लायबिलिटी है, कंपनी को कितने पैसे देने पड़ेंगे अंडर राइटर को, या कंपनी को कितने पैसे देने हैं अंडर राइटर को। यानी फाइनल सेटलमेंट होगा अंडर राइटर और कंपनी के बीच में, और उसमें हमको यह पता चलेगा कि अंडर राइटर को पैसे देने हैं कंपनी को या कंपनी को पैसे देने हैं अंडर राइटर को। यह हमको निकालना पड़ेगा। अब यह कैसे पता चलेगा? देखो, सबसे पहले आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, अंडर राइटर ये जो कंपनी की सेवा कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? कमीशन के लिए। तो जब भी वो शेयर अंडर राइट करवाते हैं, कंपनी उनको कमीशन देगी। और अंडर राइटर ने ये जो शेयर खरीदे हैं ना, ये शेयर जो दिख रहे हैं, इसके लिए अंडर राइटर कंपनी को पैसे देगा। भाई अंडर राइटर ये 46,000, 56,000, 48,000 शेयर खरीदेगा, तो क्या फ्री में मिलेंगे उसको शेयर, या कंपनी उससे पैसे लेगी इसके लिए? भाई ऑब्वियस सी बात है, पैसे लेगी कंपनी, फ्री में थोड़ी ना देगी उनको शेयर्स। तो जो शेयर अंडर राइटर सब्सक्राइब करेगा, उसके लिए अंडर राइटर कंपनी को पैसे देगा, और कंपनी अंडर राइटर को कमीशन का पैसा देगी। और उसके बाद हम देखेंगे, इन दोनों में सेटलमेंट करेंगे हम नेट। अंडर राइटर को कितने पैसे देने हैं और कंपनी को कितने पैसे देने हैं, और उन दोनों का सेटलमेंट को बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट या नेट सेटलमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे आपसे 10,000 रुपए लेने हैं और मुझे आपको 12,000 रुपए देने हैं, तो हम लोग नेट सेटलमेंट कर लेना। मैं सीधा आपको 2,000 रुपए दे दूं। आप खुद सोचो, मुझे आपसे 10 लेने हैं और 12 देने हैं, तो मैं सीधा 2,000 देकर आपको छुट्टी करूं, सेटलमेंट करूं। ये क्या ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं पहले आपसे 10,000 लूंगा फिर आपको 12,000 दूंगा, तो नेट तो मेरे पास से 2,000 ही गया। तो वही यहां पर होगा कि कंपनी को अंडर राइटर से कितने लेने हैं और कंपनी को अंडर राइटर को कितने देने हैं, तो उन दोनों का नेट सेटलमेंट हमको करना पड़ेगा। और नेट सेटलमेंट करने के बाद ही हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहले यहां पर सबसे पहले इसी के नीचे हम शुरू हो जाएंगे और यहां लिखेंगे कमीशन, यानी अंडर राइटिंग कमीशन कितना बनेगा, पहले आपको यह निकालना है, अंडर राइटिंग कमीशन। और अंडर राइटिंग कमीशन कैसे निकलेगा
वो आपको बताना है मुझे, ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन, देखो अंडर राइटिंग कमीशन किस पर निकलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप अपने कॉमन सेंस से जवाब देना बच्चों, आप अपने कॉमन सेंस से मेरे को जवाब देना। अंडर राइटर को जो कमीशन मिलेगा वो ग्रॉस लायबिलिटी पर मिलना चाहिए या नेट लायबिलिटी पर मिलना चाहिए, बताओ। अपने कॉमन सेंस से जवाब देना। अंडर राइटर को जो कमीशन मिलेगा वो ग्रॉस लायबिलिटी पर मिलना चाहिए या नेट लायबिलिटी पर मिलना चाहिए। सोचो जरा फटाफट, जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम से सोचिए बेटा, बहुत आराम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। ग्रॉस लायबिलिटी पर सत्यम झा ने बोला नेट पर, अनुष्का ने बोला ग्रॉस लायबिलिटी पर, नीरज ने बोला ग्रॉस लायबिलिटी पर, अच्छा रेनू ने बोला मार्क पे मिलना चाहिए, ओके। और कोई बताएगा किस पर मिलना चाहिए? आप खुद कॉमन सेंस सोचो, कॉमन सेंस से सोचो कि आपको किस पर मिलना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं नेट पर मिलना चाहिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं ग्रॉस पर मिलना चाहिए, कुछ कह रहे हैं मार्क पे मिलना चाहिए, कोई अनमार्क वाला भी होगा शायद कि अनमार्क पर भी मिलना चाहिए। क्यों जी? अच्छा, विजय भाई ने बताया ग्रॉस पर, ओके। देखो चलिए बताता हूं मैं। अंडर राइटर को कमीशन उस वैल्यू पर मिलता है जिसका उसने रिस्क लिया था, जिसका उसने रिस्क लिया था। सर मतलब रिस्क लिया था मतलब भाई मैंने जितने शेयर बिकवाने की गारंटी दी थी मेरे को कमीशन उसी पर मिलेगा। मैं कितने बिकवा पाया उससे मतलब नहीं है, मैंने जितने बिकवाने की गारंटी दी थी कमीशन मेरे को उस पर मिलेगा, मतलब ग्रॉस लायबिलिटी पर। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक बात बताइए, मैंने तो रिस्क 3,20,000 का लिया है ना। अगर मैं एक्स हूं, मैंने रिस्क लिया है 3,20,000 एप्लीकेशन यानी शेयर बिकवाने का आपको, और अगर मैं नहीं बिकवा पाया तो मुझे खुद खरीदना पड़ेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें हमेशा कमीशन ग्रॉस लायबिलिटी पर मिलेगा। जो शेयर मैंने बिकवा दिए वो तो बिकवा दिए पब्लिक को, और जो शेयर नहीं बिकवा पाया वो मैंने खुद खरीद लिए। तो इसका मतलब मैंने अपना काम तो कर ही दिया ना। मैंने 3,20,000 शेयर बिकवाने की गारंटी दी थी, मेरे को कमीशन उसी पर मिलेगा। अगर आप नेट लायबिलिटी पर कमीशन देने लगे तो फिर तो अगर किसी अंडर राइटर ने सारे शेयर बिकवा दिए अपने तो उसको तो कमीशन ही नहीं मिलेगा। फिर मतलब उसने सबसे बढ़िया काम किया और उसको कमीशन ही नहीं मिलेगा अगर आप नेट लायबिलिटी पर निकालने लगे तो। भाई मैंने 3,20,000 शेयर बिकवाने की गारंटी दी और पूरे 3,20,000 शेयर बिकवा दिए तो मेरी नेट लायबिलिटी तो जीरो आएगी, तो क्या मुझे कमीशन जीरो मिलेगा? सोचो आप खुद ही। यानी मैंने अपना काम 100% कर भी दिया और कमीशन मेरा जीरो। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमेशा कमीशन ग्रॉस लायबिलिटी पर होती है। जितना आपका अंडर राइटिंग कमिटमेंट है कमीशन हमेशा उसी पर होगी। जो मैंने गारंटी दी थी आपको शेयर बिकवाने की हमेशा उस पर कमीशन कैलकुलेट होगा। मतलब कमीशन कैलकुलेट होगा ग्रॉस लायबिलिटी पर। यह क्या है? जीएल, ग्रॉस लायबिलिटी। उसके बाद इनटू ग्रॉस लायबिलिटी के बाद इनटू इशू प्राइस, क्योंकि कमीशन हमेशा वैल्यू पर मिलती है, नंबर ऑफ शेयर पर नहीं। ये जो 3,20,000 जो है ना, ये क्या है? ये नंबर ऑफ शेयर है, ये वैल्यू नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर है। तो आपको कमीशन वैल्यू पर देनी होती है। तो 3,20,000 यानी ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस। अब इस क्वेश्चन में 10 का शेयर है, 10 रुपए ही इशू प्राइस है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको, और फिर कमीशन का रेट है 4%, तो 4% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बताओ जरा एक्स का कितना कमीशन बनेगा? 3,20,000 इंटू 10, 10 रुपए इशू प्राइस है इस क्वेश्चन में, तो 3,20,000 इंटू 10 यानी 32 लाख। 32 लाख का 4%, बोलो कमीशन कितना होगा? 32 लाख का 4%, बोलो बच्चों कमीशन कितना होगा? बता दो जल्दी से।
1,28,000 ये कमीशन होगा। समझ में आ गई बात? 1,28,000। अच्छा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है वाई का कमीशन भी इतना ही होगा, 1,28,000 ही होगा। सर क्यों भाई? 3,20,000 इंटू 10 इंटू 4%। अच्छा, अब जेड का कमीशन देखो, 1,60,000 इंटू 10 इंटू 4%, तो कितना हो जाएगा उसका कमीशन? शायद इसका कमीशन हो जाएगा 64,000। ये जेड का कमीशन हो जाएगा 64,000। ठीक है, बोलो बच्चों बोलो, क्लियर है यहां तक? जेड का कमीशन हो जाएगा 64,000, एक्स का कमीशन हो जाएगा 1,28,000 और वाई का कमीशन भी 1,28,000। ये तो पैसे वो हैं जो कंपनी अंडर राइटर को देगी, यानी दिस अमाउंट, द कमीशन अमाउंट फॉर कमीशन अमाउंट कंपनी इज लायबल टू पे टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर को कंपनी 1,28,000, 1,28,000 और 64,000 पे करेगी। ठीक है, अब यहां पर जरा बी में लिखेंगे अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडर राइटर फॉर शेयर सब्सक्राइब्ड। सोचो सोचो, अंडर राइटर ने जो शेयर कंपनी से परचेज किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, उसके लिए अंडर राइटर कंपनी को पैसे देगा। यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनी हैज टू रिसीव अमाउंट फ्रॉम अंडर राइटर फॉर शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम। तो इन्होंने ये शेयर सब्सक्राइब किए हैं, देखो इसने 46,000 सब्सक्राइब किए हैं, इसने 56,000 सब्सक्राइब किए हैं और इसने 48,000 सब्सक्राइब किए हैं, है ना? तो इसके ऊपर उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। और कितने पैसे देने होते हैं बच्चा? जो एप्लीकेशन का अमाउंट होता है ना, वो पैसे देने होते हैं। इस क्वेश्चन में 10 रुपए का अमाउंट है और 10 रुपए पूरे के पूरे कंपनी एप्लीकेशन के साथ में मंगा रही है, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि एप्लीकेशन पर कितना, अलॉटमेंट पर कितना, कॉल पर कितना। यहां लिखा है 10 का शेयर है, बस इसके आगे कुछ नहीं रखा। तो हम मानेंगे कि सारे के सारे पैसे कंपनी एक ही साथ रिसीव कर रही है। तो इसमें जो आएगा ना, इसमें आएगा बच्चों नेट लायबिलिटी का जो अमाउंट होगा ना, नेट लायबिलिटी इनटू जितने पैसे कंपनी एप्लीकेशन पर मंगा रही होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कंपनी 10 रुपए मंगा रही है एक शेयर पर। ठीक, तो बताओ 46,000 शेयर पर कितने हो गए? 4,60,000। 56,000 शेयर्स पर कितने हो गए? 5,60,000। और 48,000 पर कितने हो गए? 4,80,000। समझे बच्चों? बोलो जल्दी फटाफट। ठीक है, अब यहां पर आएगा नेट सेटलमेंट, और जो नेट सेटलमेंट आएगा ना, इसी को बोलते हैं अंडर राइटर लायबिलिटी फॉर अमाउंट या इन अमाउंट। अमाउंट में अंडर राइटर की क्या लायबिलिटी है वो हमको निकालना है। और ये लायबिलिटी बेटा पॉजिटिव में भी आ सकती है, निगेटिव में भी आ सकती है। मतलब अगर अंडर राइटर को पैसे देने हैं तो वो पॉजिटिव लायबिलिटी है, और अंडर राइटर को अगर पैसे लेने हैं कंपनी से तो उसके लिए वो निगेटिव हो गया, मतलब वो उसके लिए एसेट हो गई एक तरीके से। तो यहां पर लिखेंगे नेट सेटलमेंट या फाइनल सेटलमेंट भी बोल सकते हो इसको। और अब नेट सेटलमेंट देखो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बच्चों ध्यान से, कंपनी को एक्स को 1,28,000 देने हैं और 4,60,000 लेने हैं। तो बताओ कंपनी नेट कितना लेगी एक्स से? बताइए, कंपनी एक्स से नेट कितना लेगी? 1,28,000 देने हैं, 4,60,000 लेने हैं। बता दो फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो। 3,32,000 कंपनी को लेने हैं। तो जो लेने हैं उसके आगे मैं यहां बना देता हूं आर। आर का मतलब है रिसीवेबल, और अगर अंडर राइटर को देने हुए तो वो होगा पेबल।
ठीक है, यहां पर भी देखो 1,28,000 अंडर राइटर को देने हैं और 5,60,000 उससे लेने हैं, तो यहां पर शायद आएगा 4,32,000, है ना। ये भी लेने हैं 4,32,000, ये भी अंडर राइटर से लेने हैं, और यहां पर अंडर राइटर को 64,000 देने हैं और 4,80,000 उससे लेने हैं। तो जरा बताओ कितना होगा। 4,80,000 में से 64,000 माइनस कर दो, इसका मतलब 4,16,000 रुपए लेने हैं रिसीवेबल। 4,16,000 लेने हैं, यानी तीनों अंडर राइटर से लेने ही हैं, देना किसी को नहीं है। तीनों अंडर राइटर से लेने हैं, किसी को देना नहीं है, समझे। तीनों अंडर राइटर से पैसे लेने हैं, देना किसी को नहीं है। एक्स से लेने हैं 3,32,000, वाई से लेने हैं 4,32,000 और जेड से लेने हैं 4,16,000, तीनों से रिसीव करना है। बोलो बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से फटाफट बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये बात सबको क्लियर है ना। ये मतलब नेट सेटलमेंट कैसे निकालते हैं, कमीशन और जो अंडर राइटर ने शेयर सब्सक्राइब किए हैं वो जो उसको पैसे देने हैं कंपनी को, उन दोनों को मतलब कंपेयर करके हम निकालते हैं अंडर राइटर से पैसे लेने हैं या अंडर राइटर को पैसे देने हैं। ठीक, क्लियर है ना ये बात? ठीक, अब मैं आपको बेटा जर्नल एंट्री बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि कभी कभी आपसे जर्नल एंट्री भी पूछता है। यानी ये कहेगा कि आप अमाउंट बताइए नेट सेटलमेंट पर कितना होगा और फिर जर्नल एंट्री बनाकर दिखाइए। अब जर्नल एंट्री शेयर इशू की कैसे बनती है? अगर आपने 12th क्लास में बच्चों इशू ऑफ शेयर पढ़ा है या बीकॉम लेवल पर कभी भी इशू ऑफ शेयर पढ़ा है, तो बेटा इससे आसान एंट्री कोई हो ही नहीं सकती आपके लिए। बहुत ही नॉर्मल बिल्कुल एंट्रीज है। ठीक है, आइए मैं एंट्री आपको बनाकर दिखाता हूं। जर्नल एंट्रीज, हेडिंग डालेंगे यहां पर जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं? जर्नल एंट्रीज जो अंडर राइटर के साथ ट्रांजैक्शन हुए हैं और जो पब्लिक इशू पर हमारे पास पैसे आए हैं उसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। सबसे पहली एंट्री हमको बनानी है जो पब्लिक से एप्लीकेशन आई ना, एप्लीकेशन मनी आई, उससे रिलेटेड एंट्री बनानी है हमको। पब्लिक से कितना पैसा आया, सबसे पहले एंट्री बनानी है हमको उस एंट्री को। जब पब्लिक से हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान हो तो। पब्लिक से जब भी एप्लीकेशन मनी आती है हम एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो ये सबने पढ़ा है या नहीं? जल्दी फटाफट बोलो। पब्लिक से जब भी एप्लीकेशन मनी आती है एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, बैंक डेबिट होता है। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट रेट होता तो वो फिर अलग बात होती, फिर उसमें एप्लीकेशन की एंट्री अलग होती, अलॉटमेंट की अलग होती, समझे। अभी आपको 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पर ही वो इशू कर रहे हैं, तो आप यहां शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों करके लिख सकते हो या सीधा शेयर एप्लीकेशन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंट्री आपने बनाई होगी। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। और आप मुझे जरा बताइए पब्लिक से हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी? आप ऊपर क्वेश्चन में देखकर बता दो, पब्लिक से हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। आप ये देखो जरा, ये देखो, ये एप्लीकेशन हमें पब्लिक से रिसीव हुई थी 6.5 लाख की हुई थी ना। 6.5 लाख की एप्लीकेशन हमें पब्लिक से रिसीव हुई थी। ठीक है बच्चों, जो पैसे पब्लिक से आए थे वो 6.5 लाख एप्लीकेशन पर आए थे, तो पहले एंट्री आपको वही बनानी पड़ेगी।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 6.5 लाख शेयर पर पब्लिक से पैसा आया 10 रुपए के हिसाब से, तो बताओ 65 लाख रुपए आए होंगे पब्लिक से। बोलो बच्चों, 65 लाख रुपए आए होंगे पब्लिक से। तो यहां पर एंट्री बनानी पड़ेगी ऑन 6,50,000 शेयर्स एट ₹10। जो पैसे पब्लिक से आए ना, पहले उसकी एंट्री बना दो। ठीक है, कितने पैसे आए? 65 लाख रुपए पब्लिक से आए, तो पहले उसकी एंट्री बनेगी। ये पहली एंट्री हो गई। ठीक है जी, 65 लाख रुपए से ये एंट्री हो गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी फटाफट बोलो। यहां तक किसी को कोई नहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। अब देखो दूसरी नंबर एंट्री, जरा देखो क्या होगी। ये एंट्री का मैं ऑर्डर बता रहा हूं आपको, आप इन्हीं एंट्रीज को, ऑर्डर को फॉलो करना। देखो किताबों में हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन मैं जो ऑर्डर आपको बता रहा हूं इसको फॉलो करना, आपकी कभी भी एंट्रीज गलत नहीं होंगी। दूसरी एंट्री आपकी बनेगी, जो अंडर राइटर ने शेयर सब्सक्राइब करने हैं ना, तो अंडर राइटर कंपनी को पैसे तो नहीं देगा अभी, लेकिन वो अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन लेगा कंपनी से, और उसमें कितने शेयर उसको परचेस करने हैं वो कंपनी के पास एप्लीकेशन को सबमिट करेगा। यानी अंडर राइटर जो है, जितने जितने शेयर उनको परचेस करने हैं वो उन एप्लीकेशन को, उस एप्लीकेशन में नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट भर के कंपनी के पास सबमिट करेगा। यानी कंपनी अंडर राइटर से भी एप्लीकेशन रिसीव करेगी, पैसे नहीं रिसीव करेगी अभी, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव करेगी। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? देखो तीनों अंडर राइटर ने शेयर खरीदने हैं कुछ ना कुछ, तीनों अंडर राइटर ने, इसने खरीदने हैं 46,000 शेयर, इसने खरीदने हैं 56 और इसने खरीदने हैं 48। तो तीनों ने कुछ ना कुछ शेयर खरीदने हैं और तीनों को कुछ पैसे भी देने हैं कंपनी को। और पैसे कितने देने हैं? 460, 560 और 480। जितने जितने शेयर अंडर राइटर खरीदेगा उस पर उसे कितने पैसे कंपनी को देने हैं वो आपको कैलकुलेट तो आप यहां कर चुके हो। देखो, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडर राइटर फॉर शेयर सब्सक्राइब्ड। तो ये अभी पैसे देंगे नहीं, लेकिन उसकी एंट्री कंपनी जरूर बनाएगी। और एंट्री क्या बनाएगी भाई? जिससे पैसे लेने हैं कंपनी उसको डेबिट करेगी। अगर मुझे आपसे पैसे लेने होते हैं तो मैं आपको डेबिट करूंगा ना, ऐसे ही कंपनी को अंडर राइटर से पैसे लेने हैं तो कंपनी अंडर राइटर को डेबिट करेगी, उनको अपना डेटर्स बना लेगी एक तरीके से। तो कंपनी क्या करेगी? एक्स से लेने हैं ना, तो एक्स को डेबिट करेगी। कितना? 4,60,000। भाई 46,000 उसको शेयर खरीदने थे, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 4,60,000 रुपए उससे लेने थे। फिर कंपनी वाई को डेबिट करेगी। वाई से कितना लेना था? वाई से लेना है 5,60,000, तो इसको डेबिट करेगी। फिर कंपनी जेड को भी डेबिट करेगी। जेड को कितना लेना था? जेड से लेना था 4,80,000, क्योंकि उसने 48,000 शेयर खरीदने हैं। तो कंपनी जितने पैसे अंडर राइटर से लेने हैं कंपनी को फॉर शेयर सब्सक्राइब, उतने उतने से अंडर राइटर को डेबिट कर देगी। और अंडर राइटर शेयर एप्लीकेशन के तौर पर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसको शेयर एप्लीकेशन को वो क्रेडिट कर देगी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसका टोटल कितना आएगा? तीनों अंडर राइटर ने मिलाकर 1.5 लाख शेयर खरीदे थे, तो 1.5 लाख इंटू 10 करोगे ना तो ये 15 लाख टोटल आना चाहिए। तो जरा देख लो, तीनों का टोटल 15 लाख आ रहा है। तीनों अंडर राइटर ने मिलाकर 1.5 लाख शेयर खरीदने हैं, तो 10 रुपए का एक शेयर है, तो बताइए क्या तीनों का मिलाकर ये 1.5 लाख 15 लाख आता है? आप टोटल कर लीजिए। मैं जब तक नरेशन लिखता हूं, नरेशन में यहां लिखूंगा, नहीं आ रहा 15 लाख, कैसी बातें कर रहे हो? 4,60,000 प्लस 5,60,000 प्लस 4,80,000 आ तो रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। ठीक है जी, आ रहा है। यहां लिखेंगे बीइंग अंडर राइटर्स अप्लाइड फॉर शेयर्स।
अंडरराइटर ने शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, इतने इतने पैसे कंपनी को अंडरराइटर से लेने हैं। अब कंपनी अंडरराइटर को जो पैसे देगी ना कमीशन के तौर पर, उसको भी अब ड्यू करेगी, ड्यू करेगी। तो क्या एंट्री बनाएगी कंपनी? क्या करेगी? अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट करेगी। अब सवाल उठता है, सर अंडरराइटिंग कमीशन को कंपनी क्यों डेबिट करेगी? क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन बच्चों अंडरराइटर के लिए, मतलब अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होता है। अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो कंपनी क्या करेगी? अंडरराइटिंग कमीशन को डेबिट करेगी। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, और जितना जितना कमीशन जिस अंडरराइटर को देना है उसको क्रेडिट कर देगी। तो एक्स को देना है, फिर वाई को देना है, और फिर जेड को देना है। तो कितना कितना देना है वो देख लो। तो एक्स को देना था 1,28,000, वाई को भी देना है 1,28,000 जो आप कैलकुलेट कर चुके हो ऑलरेडी, और जेड को भी देना है कितना? 64,000। इतना इतना पैसा अंडरराइटर को कंपनी देगी कमीशन के तौर पर, और यहां लिख देंगे बीइंग कमीशन ड्यू, बीइंग कमीशन ड्यू। जरा बता सकते हो बच्चों टोटल कमीशन कितना होगा? टोटल कमीशन कितना होगा, कोई बता सकता है? जल्दी से फटाफट बता दो, टोटल कमीशन कितना होगा? 128 प्लस 128 प्लस 64, बता दो कितना? 3,20,000। ठीक है जी, ये आपका कमीशन होगा। और अब एक एंट्री होगी 4, एक होगी 5। एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 5 में हम बनाते हैं फाइनल सेटलमेंट की एंट्री। एंट्री नंबर 4 हम बनाते हैं अगर किसी अंडरराइटर से पैसे लेने हैं उसकी एंट्री, और एंट्री नंबर 5 हम बनाते हैं किसी अंडरराइटर को अगर पैसे देने हैं तो इस क्वेश्चन में 5वीं एंट्री नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी अंडरराइटर को पैसे देने नहीं है, तीनों से लेने हैं। आपने निकाला है नेट कितना लेना है अंडरराइटर से, ठीक है? तो एक्स से भी लेने हैं, वाई से भी लेने हैं, और जेड से भी लेने हैं। तो तीनों से लेने हैं, देना किसी को नहीं है। अगर लेने होते हैं तो एंट्री नंबर 4 में लिखते हैं, और देने होते हैं तो एंट्री नंबर 5 में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां 5 नंबर एंट्री नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी अंडरराइटर को पैसे देने नहीं है, तीनों से लेने हैं। तो यहां पर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब जिस अंडरराइटर से जितना पैसा लेना है उसको क्रेडिट कर दो और बैंक को डेबिट कर दो। तो यहां पर वाई से, एक्स से भी लेने हैं, वाई से भी लेने हैं, और जेड से भी लेने हैं, तीनों से पैसे लेने हैं। अब कितने कितने लेने हैं तीनों से, जरा फटाफट देख लो। आप वैसे कैलकुलेट कर चुके हो, यहां देखिए 3,32,000 लेने हैं, 3,32,000 लेने हैं एक्स से, 4,32,000 लेने हैं वाई से, और 4,16,000 लेने हैं जेड से। तो ये पैसे आपको नेट तौर पर इन तीनों से लेने हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको इस टेबल से नहीं देखना तो यहां से भी देख सकते हो, एंट्री से भी देख सकते हो। एंट्री से कैसे? आप ये देखो, 4,60,000 से एक्स को डेबिट किया और 1,28,000 से एक्स को क्रेडिट किया, तो नेट अब उससे देख लो कितना लेना है। तो 3,32,000 उससे लेने हैं। ऐसे ही देखो, इससे 5,60,000 लेने हैं और 1,28,000 इसको देने हैं, तो नेट इससे ले लीजिए। और इसके 4,80,000 लेने हैं और 64,000 इसको देने हैं, तो इससे भी नेट रिसीव कर लीजिए। ठीक है, तो नेट रिसीव की एंट्री क्या बनेगी? इससे लेने हैं 3,32,000, इससे लेने हैं 4,32,000, और इससे लेने हैं 4,16,000। और इन तीनों से कितना मिलेगा हमको जरा देख लो टोटल करके। 3,32,000 प्लस 4,32,000 प्लस 4,16,000, 11,80,000 रुपए आपको इन तीनों से मिलेंगे। तो बैंक अकाउंट में आएगा 11,80,000। यहां लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अंडरराइटर ऑन फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट पर अंडरराइटर से कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। अब अगर किसी अंडरराइटर को आपको पैसे देने होते
तो उसकी एंट्री होती अंडर राइटर डेबिट टू बैंक, वो 5वीं एंट्री में आता अगर आपको पे करने होते तब। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों पे नहीं करने, सिर्फ रिसीव करने हैं। ठीक है बच्चों, बोलो ये पॉइंट यहां तक समझ में आया? तो 4 एंट्री होगी, 5वीं एंट्री बनेगी नहीं, और 5 एंट्री के बाद एक 6th एंट्री बनती है, लेकिन यहां पर 5th एंट्री बनेगी वो, क्योंकि 5th एंट्री गायब है, इसलिए जो 6ठी एंट्री थी उसका नंबर हो जाएगा 5। और वो कौन सी एंट्री होगी? आप सबको पता है, अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर पढ़ा है, जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री डालते हैं, और जिस दिन हम शेयर अलॉट करते हैं, जिस दिन शेयर अलॉट करते हैं, शेयर अलॉटमेंट का मतलब होता है जिस दिन शेयर दिए जाते हैं, उस दिन एप्लीकेशन मनी को उठाकर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह पता है आपको? बोलो। जिस दिन एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है उस दिन एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और जिस दिन शेयर अलॉट करते हैं उस दिन उस एप्लीकेशन मनी को उठाकर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह एंट्री पता है सबको? पता होगा सबने, 11th-12th में बीकॉम में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी जाती है, और उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री होती है। ठीक है, तो आपको लास्ट एंट्री यही बनानी है। क्या बनानी है? जो एप्लीकेशन आपने क्रेडिट कर रखी थी ना, ये देखो 65 लाख की एप्लीकेशन ये क्रेडिट कर रखी है, और 15 लाख की एप्लीकेशन आपने ये क्रेडिट कर रखी है। इन दोनों का टोटल करिए और शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करके इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। यानी ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑल शेयर एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी लास्ट एंट्री होगी। यानी ये नॉर्मली 6th एंट्री होती है, लेकिन यहां पर ये 5th एंट्री होगी, क्योंकि किसी अंडर राइटर को पैसे दिए नहीं, तो वो 5वीं एंट्री हो गई गायब। तो जो 5वीं एंट्री का नंबर था, 6ठी एंट्री का नंबर, वो 5th एंट्री में आ गया। समझे? तो एंट्री होगी लास्ट एंट्री। क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो भी एप्लीकेशन आपने क्रेडिट कर रखी थी, जो भी एप्लीकेशन आपने क्रेडिट कर रखी थी बच्चों, उसको डेबिट करिए और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है? कितना टोटल अगर आप देखोगे तो 80 लाख से आपने एप्लीकेशन क्रेडिट कर रखी थी बच्चों, तो 80 लाख रुपए से आप एंट्री बना दीजिए। 65 लाख से आपने वो एप्लीकेशन क्रेडिट की थी जो पब्लिक से आया था, और 15 लाख से आपने वो एप्लीकेशन क्रेडिट की थी जो अंडर राइटर ने अप्लाई किया था। ठीक है? तो यहां पर लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। जो शेयर एप्लीकेशन मनी है वो आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, और वो आपने कर दिया। ठीक? ये एंट्री आपकी हो गई, सारी की सारी एंट्री। अंडर राइटिंग में बस यही 6 एंट्री आपको पास करनी होती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ 5 एंट्री पास करनी पड़ी, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 6 एंट्री पास करनी पड़ेंगी। नंबर 1, सबसे पहले जो पब्लिक से पैसे आए उसकी एंट्री बनाइए। ठीक है जी? एंट्री नंबर 2 कौन सी बनानी है बच्चों? एंट्री नंबर 2 आपको बनानी है जो अंडर राइटर ने शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया होगा उसकी एंट्री बनानी है, अंडर राइटर डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद तीसरी एंट्री कमीशन ड्यू की बनानी है, उसकी एंट्री होगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, और सारे इंडिविजुअल अंडर राइटर को क्रेडिट करना है। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? यानी 4th एंट्री किसी अंडर राइटर से पैसे लेने हैं तो रिसीव करने की एंट्री, और 5वीं एंट्री किसी अंडर राइटर को पैसे देने हैं उसकी एंट्री, यानी अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर देने हैं तो ये, लेने हैं तो बैंक टू अंडर राइटर, और देने हैं तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और लास्ट एंट्री में जो भी शेयर एप्लीकेशन मनी आपने ऊपर की 2 एंट्री में क्रेडिट की है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाँ, एक बात और, अगर मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी है साथ में, तो जो लास्ट वाली एंट्री बनाओगे उसमें शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और जितना प्रीमियम होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देते हैं। अगर मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर है, 12 पर इशू किया होता आपने, तो लास्ट एंट्री में आप क्या करते? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो प्रीमियम का अमाउंट होता है।
ठीक है, सॉरी, बोलो जी, ये बात क्लियर हो गई सबको? जल्दी से फटाफट बच्चों बता दो, ये बात सबको क्लियर है यहां तक? इसमें अगर किसी को डाउट हो कुछ तो पूछ लीजिए अभी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलिए जी, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और जरा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपको बताऊंगा। देखो जी, इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताऊंगा, यहां पर जरा देखो। बोलो बच्चों, नोट कर लिया सबने? आगे चलूं? नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ता हूं। लो जी, एक मैं छोटा सा, किसी का माइक खुला हुआ है बेटा, जिसका माइक खुला हुआ है प्लीज बंद कर लो। जिसका माइक खुला हुआ है बंद कर लीजिए प्लीज। ठीक है, डिस्टरबेंस होता होगा। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल नंबर 3, अभी इसमें मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा नहीं, सीधा आपको आंसर लिखवाऊंगा किसी भी क्वेश्चन का। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए, एज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 2 ऑल फिगर आर सेम but marked application are as under. Marked application are as under, यानी सब कुछ सेम है। जो अभी एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखवाया उसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ मार्क्ड एप्लीकेशन में चेंज कर रहा हूं, एक्स का, वाई का और जेड का। ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशन कितना होगा वो देखो। इसका मार्क्ड एप्लीकेशन है बच्चों 3,25,000, 3,25,000। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। सेम क्वेश्चन है। इसका मार्क्ड एप्लीकेशन है बच्चों 1 लाख, 1 लाख, और इसका मार्क्ड एप्लीकेशन है 65,000। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, ऑल अदर थिंग्स आर सेम। यानी वही 8 लाख शेयर इशू करे, पब्लिक से 6,50,000 एप्लीकेशन आई, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन ये है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब क्या होगा जरा वो देखते हैं। आइए जरा मैं इसको जरा अब नेट लायबिलिटी निकाल कर दिखाता हूं आपको कि कैसे निकलेगी। नेट लायबिलिटी कैसे निकलेगी वो दिखाता हूं आपको। एक बार लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन में, वही स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग। अब कई बच्चे सोचते होंगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, अभी आपको दिखेगा क्या डिफरेंस है। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, एक्स, वाई, जेड और टोटल।
टोटल। ठीक है, देखो बच्चों ग्रॉस लायबिलिटी कितना था पहले तो वो लिखो। टोटल था 8 लाख और रेशो आपको पता है 2:2:1। तो इसने 3,20,000 शेयर बिकवाने की गारंटी दी थी, इसने भी 3,20,000 शेयर बिकवाने की गारंटी दी थी और इसने 1,60,000 शेयर बिकवाने की गारंटी दी थी। ये इनका ग्रॉस लायबिलिटी है। ठीक है, अच्छा सब लोग बताते रहना, आप लोग भी जो भी चीजें हैं। कितने कितने शेयर बिकवा दिए वो पहले माइनस कर दो, तो यहां लिखेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। लीजिए मार्क्ड एप्लीकेशन। अब पिछले क्वेश्चन के मुकाबले यहां पर मार्क्ड एप्लीकेशन में चेंज हो गया बेटा। इसने 3,25,000 शेयर बिकवा दिए। अच्छा, ओहो, इसने ज्यादा शेयर बिकवा दिए, यानी 3,20,000 शेयर बिकवाने थे, इसने बिकवा दिए 3,25,000। ठीक है, इसने बिकवाए हैं 1 लाख और इसने बिकवाए हैं 65,000। तो जरा इन तीनों का टोटल लगाओगे तो कितना होगा? 3,25,000, 1 लाख और 65,000। एक मिनट, 3,25,000 प्लस 1 लाख और प्लस 65,000, ये कितना आ रहा है? एक मिनट, कम हो गया ये। यहां पर इसको 2 लाख कर दो बेटा। ठीक है, वाई का 2 लाख कर दो, वाई का 2 लाख कर दीजिए, 2 लाख। तो ये हो जाएगा 5,90,000। जितना एप्लीकेशन पिछली बार पब्लिक से आया था उतना ही मार्क इस बार है, लेकिन मार्क में इंडिविजुअल का अलग अलग हो गया। 590, 2 कर देना वाई का। अच्छा, उसके बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करो भाई, सबको क्रेडिट दिया जाएगा अनमार्क का। और अनमार्क कितना होगा? 60,000। पब्लिक से एप्लीकेशन आई है 6.5 लाख, जिसमें से मार्क्ड हैं 5,90,000। तो ये 60,000 का हो जाएगा अनमार्क। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ मैंने इंडिविजुअल का मार्क चेंज किया है, बाकी सबका सर हर चीज सेम है। पब्लिक से एप्लीकेशन 6.5 लाख आई, जिसमें से मार्क्ड हैं 590, लेकिन 590 में एक्स का है 325, वाई का है 2 लाख और जेड का है 65। पिछला क्वेश्चन जो था उसमें बस इसी में चेंज था, इसमें इसका 2.5 लाख था, इसका 240 था और इसका 1 लाख था, बस इतना फर्क था। ठीक है, बस मैंने इंडिविजुअल मार्क चेंज कर दिया है। तो 60,000 को 2:2:1 में बांटोगे तो ये होगा 24,000, ये भी होगा बच्चों 24,000 और इसको क्रेडिट मिलेगा 12,000। और अब आप निकालोगे बेटा जो नेट लायबिलिटी हम निकाल लेते हैं। तो अभी यहां पर नेट लायबिलिटी मत लिखना, अभी यहां पर नेट लायबिलिटी मत लिखना। नेट लायबिलिटी क्यों मत लिखना, अभी बताऊंगा आपको क्यों नहीं लिखना। ठीक है, ये देखो, ये तो बचेगा 1.5 लाख। अब इन सबका अलग अलग देखो बेटा, इसका आ रहा है 49,000 निगेटिव में, इसका आ रहा है 49,000 निगेटिव, है ना? करके देख लो। 3,25,000 प्लस 24,000 माइनस 3,20,000, नहीं 29,000 है, 29,000 निगेटिव है, 40 नहीं 29,000 निगेटिव है। ठीक है, इसका देखो जरा, 3,20,000 माइनस 2 लाख और माइनस 24,000, ये होगा 96,000 पॉजिटिव। और जेड का देखो, 8 लाख माइनस 5,90,000 माइनस 1,60,000 माइनस 65,000 माइनस 12,000, इसका आ जाएगा 83,000। यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है।
अगर आप इन तीनों का नेट करके देखें तो 1.5 लाख ही आता होगा। आप देख लो करके भाई, 2 का पॉजिटिव है, 1 का निगेटिव है, तो तीनों का मिलाकर 1.5 लाख ही आता होगा। कैसे? 83,000 प्लस 96,000 और माइनस 29,000, तो 1,50,000 आ रहा है। बताओ बेटे, ठीक है? यहां तक आप ऐड करके देखो, 96,000 प्लस 83,000 माइनस 29,000, तो 1,50,000 निगेटिव आ रहा है, 1,50,000 नेट करके आ रहा है। क्यों जी? ठीक है ना? आ रहा है ना? ठीक है। अब देखो, इस निगेटिव का मतलब क्या है? इस निगेटिव का मतलब है कि एक्स ने 29,000 शेयर ज्यादा बिकवा दिए। यही तो मतलब हुआ। उसको बिकवाने थे 3,20,000 और उसने बिकवा दिए 349,000। कैसे? 3,25,000 तो डायरेक्ट उसने बिकवाए जिसको मार्क्ड है, और 24,000 कंपनी ने बोल दिया कि तुमने बिकवाए। इसका मतलब टोटल मिलाकर 3,49,000 शेयर्स उसने बिकवा दिए, जबकि उसको बिकवाने थे 3,20,000। तो 29,000 शेयर्स उसने ज्यादा बिकवा दिए, मतलब उसने ज्यादा काम कर दिया। तो जो अगर किसी अंडरराइटर का सरप्लस आ जाता है ना, तो उसका क्रेडिट बाकी अंडरराइटर को दे दिया जाता है। ध्यान से सुनना, अगर किसी अंडरराइटर का, फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी अंडरराइटर का सरप्लस आ जाता है, सरप्लस मतलब निगेटिव में आ जाता है, तो उसका क्रेडिट बाकी अंडरराइटर को दे दिया जाता है। भाई, किसी ने अगर मेहनत कर दी ज्यादा, तो उसका बेनिफिट शिफ्ट कर दिया जाता है अदर अंडरराइटर को। यानी वाई और जेड को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। एक्स की ज्यादा मेहनत का फायदा किसको मिलेगा? वाई और जेड को। ठीक है? अब वाई और जेड में से किसको ये 29,000 का क्रेडिट दिया जाएगा? वाई कहेगा मेरे को दे दो, जेड कहेगा अरे सबसे छोटा मैं हूं, प्लीज मेरे को दे दो। ठीक है? एक्स कहता है नहीं, वैसे तो कंपनी देती है, लेकिन मैं कहता हूं, एक्स कहता है नहीं, मैं तुम दोनों को दूंगा। और किस रेशो में दूंगा? जो तुम्हारा रिस्पेक्टिव ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो है ना, उसमें दूंगा। और इनका रिस्पेक्टिव ग्रॉस लायबिलिटी देखो क्या है, 2:1। रिस्पेक्टिव ग्रॉस लायबिलिटी रेशो क्या है इसका? 2:1। यानी वाई का और जेड का रिस्पेक्टिव ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है 2:1। यानी एक्स वाला हटा दो तो जो बचेगा 2:1, वही उन दोनों का ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है। तो एक्स का क्रेडिट वाई और जेड को दे दिया जाएगा उनके रिस्पेक्टिव ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो यहां पर देखिए, हम नेट लायबिलिटी नहीं लिखते, यहां पर अगर किसी का माइनस में आ जाता है तो हम लिखते हैं बैलेंस। अभी नेट लायबिलिटी नहीं है ये, अभी बैलेंस है ये। और उसके बाद यहां लिखते हैं सरप्लस ऑफ एक्स एडजस्टेड विद वाई एंड जेड इन 2:1, जो उनका रिस्पेक्टिव ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो है उसमें एडजस्ट कर देते हैं। अब आप देखो जरा, 29,000 को 2/3 और 1/3 में बांट दो, कितना कितना होगा? 29,000 को 2/3, 2/3 मतलब 2:1, तो 2:1 का मतलब होता है 2/3 और 1/3। तो 2:1 में आप बांट दीजिए 29,000 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 19,333 का क्रेडिट तो इसको मिल जाएगा, 19,333 का क्रेडिट इसको मिल जाएगा, और 9,667 का क्रेडिट इसको मिल जाएगा। और यहां पर 29,000 पॉजिटिव में लिख दो, यहां पॉजिटिव में लिख दो और इन दोनों का माइनस कर दीजिए। ठीक है? और यहां पर लगा देंगे डैश टोटल में। और अब जो निकल कर आएगा ना, दिस विल बी नेट लायबिलिटी। और नेट लायबिलिटी देखो कैसे आएगी बेटा, इसका तो आएगा 0, एक्स का नेट लायबिलिटी आएगा 0। क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी ज्यादा शेयर बिकवा दिए, तो इसका मतलब इसको कोई शेयर नहीं खरीदना। अब जो भी 1.5 लाख शेयर है ना, वो वाई और जेड को खरीदने हैं। तो 96,000 में से 19,333 माइनस कर दो, 76,667 इतने शेयर खरीदने हैं वाई को,
और 83,000 में से 9667 73,333 इतने शेयर खरीदने हैं जेड को। और देखो दोनों का मिलाकर 1,50,000 आता होगा। ये हो गई आपकी नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी, ठीक है, समझ में आ रही बात? मतलब अगर किसी अंडरराइटर का सरप्लस आ जाता है तो उस सरप्लस को एडजस्ट कर दिया जाता है विद अदर अंडरराइटर इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, और जिसका सरप्लस आया है उसकी लायबिलिटी हो जाती है नील, क्योंकि उसको कोई शेयर नहीं खरीदना, बाकियों को फिर खरीदने पड़ेंगे जो बाकी बचे। समझे? अब यहां पर मैं कमीशन और अमाउंट किससे कितना लेना है वो आपको निकालकर और दिखा देता हूं, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा किससे पैसे लेने हैं और किसको पैसे देने हैं। तो यहां पर देखिए जरा ए में यहां लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन, और कमीशन हमेशा किस पर आएगा? ग्रॉस लायबिलिटी पर। ध्यान रखना, कमीशन किस पर आएगा बच्चों? ग्रॉस लायबिलिटी पर। तो ग्रॉस लायबिलिटी मतलब GL इंटू इशू प्राइस 10 और इंटू 4%। तो देखो कमीशन तो इसका रहेगा 128,000, जो पहले था वही कमीशन अब होगा 3,20,000 इंटू 10 इंटू 4%। इसका भी 1,28,000 रहेगा और इसका 64,000 रहेगा, वही 1,60,000 इंटू 10 इंटू 4%। फिर यहां पर जरा बी में अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर फॉर शेयर्स सब्सक्राइब्ड, शेयर सब्सक्राइब्ड, और वो आएगा बच्चों नेट लायबिलिटी इंटू 10, नेट लायबिलिटी इंटू 10, नेट लायबिलिटी इंटू 10। अब देखो एक्स जो है ना उसने तो कोई शेयर खरीदा नहीं है तो उससे कुछ नहीं लेना। एक्स ने एक शेयर भी नहीं खरीदा क्योंकि एक्स ने अपना काम पूरा कर दिया ईमानदारी से। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्स को कोई भी शेयर नहीं खरीदना, तो उसे कोई पैसे भी कंपनी को नहीं देने। हाँ, इसने खरीदे हैं 76,667 शेयर इसने खरीदे हैं, तो इसे 10 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने पैसे देने पड़ेंगे? पहले मैं इसका लिख देता हूं। इसको देने हैं जेड को, जेड को देने हैं बेटा 7,33,333, ये तो पैसे देने हैं जेड को। और इसको कितने देने हैं? 7,66,670, ये पैसे देने हैं वाई को। जिसने जितने शेयर खरीदे उसको 10 रुपए के हिसाब से वो पैसे कंपनी को देने हैं। तो इसको तो कोई पैसा देना नहीं है वाई को, जेड को। वाई को देने हैं 7,6667 इंटू 10 यानी 7,66,670, और इसको देने हैं 7,3333 इंटू 10 तो 7,33,330। ठीक है, और अब नेट सेटलमेंट निकालेंगे बेटा। नेट सेटलमेंट में अब देखो एक अंडर राइटर को पैसे मिलेंगे और दो को पैसे देने पड़ेंगे, यानी वाई और जेड कंपनी को देंगे और एक्स को कंपनी देगी। कितने? देखो 1,28,000 एक्स को देने हैं और उससे लेना कुछ भी नहीं है, तो 1,28,000 इसको पेबिल हो जाएगा, पेबिल। मुझे आपको देना कुछ भी नहीं है लेकिन आपसे लेना ही है बस। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कंपनी एक्स को 1,28,000 देगी लेकिन उससे लेगी कुछ भी नहीं। इसका मतलब 1,28,000 कंपनी को पे करने पड़ेंगे एक्स को। इसी तरीके से अब जरा वाई पर आ जाते हैं। 1,28,000 उसको देने थे और 7,66,670 उससे लेने हैं, तो नेट निकाल लो कितना है। 7,66,670 इतना लेना है और 1,28,000 उसको देने हैं, तो 6,38,670 ये उससे लेने हैं, ये उससे लेने हैं बेटा, लेने हैं ना। और इससे देख लो 64,000 7,33,330 33,330 ये देने हैं और 64,000 उससे लेने हैं,
तो बेटा 6,69,330 ये उससे लेने हैं। तो 2 अंडरराइटर को देने हैं, ध्यान से सुन लेना, 2 अंडरराइटर से लेने हैं और 1 को देने हैं। दो अंडरराइटर को देने हैं, 2 अंडरराइटर से लेने हैं और 1 को देने हैं। ये आपकी नेट सेटलमेंट का अमाउंट आ गया। अच्छा, अब एक बात बताओ और जल्दी से फटाफट, एंट्री आप लोग खुद बना लोगे? इसमें 6 एंट्री बनेंगी, पूरी 6 एंट्री, क्योंकि इसमें देने भी हैं और लेने भी हैं। पहली एंट्री पब्लिक से पैसे लेने की। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? दूसरी एंट्री बनेगी अंडरराइटर शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। तो अंडरराइटर कौन कौन शेयर के लिए अप्लाई करेंगे? वाई और जेड। तो सेकंड एंट्री जो बनेगी वो वाई डेबिट जेड डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर कमीशन डी होगी, तो अंडर राइटिंग कमीशन टू एक्स वाई जेड तीनों का आएगा। फिर चौथी एंट्री में पैसे रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई और टू जेड। और पांचवी एंट्री में पैसे देंगे किसको? एक्स को, तो एक्स डेबिट टू बैंक। ठीक है, और लास्ट एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। 6 एंट्री बनेंगी। बना लोगे? मुझे उम्मीद है आप बना लोगे। अगली क्लास में मैं आपकी एंट्रियां मैच करवा दूंगा। तो पास जर्नल एंट्री योरसेल्फ, मैं यहां लिख देता हूं, एंट्री आप खुद बना लेना, समझे? अगर नहीं बने तो मेरे को भेज देना, मैं आपको अगर कोई गलती होगी तो मैं बता दूंगा, आप मुझसे चेक करवा लेना एक बार एंट्रीज को। अब मैं दिखाना चाहता हूं आपको, इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना, वो मैं दिखाना चाहता हूं। पहले इस बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है बेटा, पहले जरा एक बार वो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एक बार जरा वो देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था देखो जरा, किधर गया इस बार का पेपर? ये है, लो जी बेटा, ये इस बार का पेपर है, देखो। और इसमें ये देखो 8 नंबर का आपका अंडर राइटिंग का क्वेश्चन आया हुआ है इस बार का। ठीक है, अभी जरा फटाफट मैं इस बार जो क्वेश्चन आया है वो दिखा दूं आपको। एम लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2021 issued a prospectus inviting application for 5 lakh equity share of rupees 10 each. The issue was fully underwritten by A, B, C and D as follow. यानी 4 लोगों ने अंडरराइट करवाया, A, B, C, D. A ने 2 लाख शेयर बिकवाने की गारंटी दी, B ने 1.5 लाख शेयर बिकवाने की गारंटी दी, C ने 1 लाख शेयर बिकवाने की गारंटी दी, डी ने 50,000 शेयर बिकवाने की गारंटी दी। यानी सबने मिलकर 5 लाख शेयर बिकवाने की गारंटी दी। ठीक है, आपको रेशो खुद बनाना पड़ेगा इसमें। तो रेशो जरा बना लो, देखो। अगर मैं 50 से सबको काटूं तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 1, 5 एकम 5, तो 4, 3, 2, 1 इनका रेशो हो गया, ग्रॉस लायबिलिटी रेशो। अगर किसी क्वेश्चन में ग्रॉस लायबिलिटी रेशो ना दे रखा हो, बल्कि अमाउंट दे रखा हो नंबर ऑफ शेयर में, कि इतने इतने शेयर इन्होंने अंडरराइट करवाए हैं, तो उसी से आप रेशो बना लोगे खुद ही। तो 4, 3, 2, 1 ये रेशो हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। ठीक है ना यहां तक? आगे देखो, द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 4.5 लाख शेयर, ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज फॉलो। एप्लीकेशन रिसीव हुई आपकी 4.5 लाख पब्लिक से, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन ए का था 2,20,000, बी का था 90,000, सी का था 1,10,000 और डी का था 10,000। ये मार्क्ड एप्लीकेशन हो गई। जरा मुझे बताना इन मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल कितना होगा? बच्चों बताना मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल कितना होगा? जल्दी से फटाफट बोलो। 2,20,000 प्लस 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 10,000, मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल है 4,30,000। मार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल है 4,30,000, जबकि पब्लिक से आया है कितना? 4.5 लाख।
पब्लिक से आया 4.5 लाख और मार्क का टोटल है 430, तो बताना जरा 4.5 लाख में से 4,30,000 घटाओगे तो 20,000 की अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ गई या नहीं? बोलो, 20,000 की अनमार्क्ड एप्लीकेशन हो गई। पब्लिक से आई 4.5 लाख और जिसमें मार्क्ड हैं 430, तो बाकी 20,000 अनमार्क्ड हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। हाँ जी सर, ठीक है। अब देखो, अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट सारे अंडरराइटर को दिया जाता है उनकी ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो में। यहां पर क्वेश्चन ने बता भी दिया, अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर अपोर्शन्ड इन द रेशो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। क्वेश्चन नहीं बता दिया, बताइए इससे बढ़िया क्वेश्चन कुछ हो सकता है? क्वेश्चन खुद ही बता देता है आपको कि अनमार्क का क्रेडिट सारे अंडरराइटर को देना है ग्रॉस लायबिलिटी में। अगर ये नहीं भी बोलता तब भी आपको देना पड़ता, ठीक है। अब आपसे क्या कहता है, कमीशन का रेट 4% है इशू प्राइस का। डिटरमिन द अंडरराइटर्स लायबिलिटी इन शेयर्स, पहले तो शेयर्स में बताओ, और डिटरमिन द अंडरराइटर्स लायबिलिटी इन अमाउंट, यानी 4 नंबर है शेयर में निकालने का और 4 नंबर है अमाउंट में निकालने का। अमाउंट में कैसे निकालते हो बच्चों? अमाउंट में वो लास्ट में मैंने जो नेट सेटलमेंट करके दिखाया था आपको, कि पहले कमीशन निकालते हैं, फिर कितना पैसा अंडरराइटर से लेना है, और फिर नेट सेटलमेंट, वो अमाउंट में होता है। और शेयर्स में तो आप जो नॉर्मल निकालते हो वो है, यानी जर्नल एंट्री नहीं पूछी। 8 नंबर में सिर्फ आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि एक तो अंडरराइटर की लायबिलिटी बताओ और दूसरा अमाउंट में लायबिलिटी बताओ, ठीक है। अमाउंट में लायबिलिटी बताओ। बताओ आसान क्वेश्चन है या नहीं है 8 नंबर में? 8 नंबर में आसान क्वेश्चन है या नहीं? कर ले एक बार, आइए मैं करवा देता हूं आपको, एक बार करवा देता हूं, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको भी, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। तो यहां लिखेंगे जनवरी 23 एग्जाम क्वेश्चन, जनवरी 23 एग्जाम क्वेश्चन, जनवरी 23 एग्जाम क्वेश्चन। सबसे पहले तो स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। कितने अंडरराइटर हैं? 4, A, B, C, D और टोटल। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी, और ग्रॉस लायबिलिटी है 4, 3, 2, 1। वैसे तो आपको नंबर ऑफ शेयर ही गिवन है, लेकिन मैंने रेशो भी लिख दिया यहां पर, ताकि ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में जब कोई चीज आप बांटो तो उसमें परेशानी ना हो आपको। टोटल नंबर ऑफ शेयर 5 लाख इश्यू करे, जिसमें से 2 लाख शेयर बिकवाने की गारंटी एक्स ने ए ने दी, 1.5 लाख की गारंटी बी ने दी, 1 लाख की गारंटी सी ने दी और 50,000 की गारंटी डी ने दी। ये सबने इतने इतने शेयर बिकवाने की गारंटी दे दी। पब्लिक से 4.5 की एप्लीकेशन आई, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन जो थी उसका तो डायरेक्ट क्रेडिट दे दीजिए अंडरराइटर को, जितनी जितनी मार्क थी जिसकी उसका डायरेक्ट दे दीजिए। देखो इसने 2,20,000 शेयर्स के लिए शेयर बिकवा दिए, यानी पहले देखकर ही लग रहा है कि ए ने सबसे ज्यादा मेहनत की, और ए ने 2,20,000 यानी जितना कमिटमेंट किया था उससे ज्यादा शेयर बिकवा दिए, तो यहां सरप्लस आएगा पक्का। देखकर ही पता चल गया हमको कि सरप्लस आने वाला है। अच्छा, इसने 90 फिर 1 10 फिर 10, इसने 90,000 शेयर बिकवाए, इसने 1 10 बिकवाए, लो जी बेटा इसका भी सरप्लस आएगा, और इसने 10,000 बिकवाए, और टोटल हो गए 4,30,000। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इन सबका क्रेडिट इनको दे दिया जाएगा। यानी 2 लोगों का सरप्लस आना है पक्का, लेकिन सरप्लस हमेशा देखना अनमार्क्ड घटाने के बाद। तो अनमार्क्ड में कितना आएगा देख लो जरा फटाफट। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 20,000, इसका क्रेडिट सारे अंडरराइटर को दे दिया जाएगा 4:3:2 के रेशो में। तो बताओ जरा जल्दी से फटाफट कितना होगा?
हाँ इजी है बेटा, मैं करवा देता हूं ना, घर पे जाकर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो 20,000 को 4:3:2:1 के रेशो में बांटिए जरा फटाफट। तो ये होगा 8,000, ये होगा 6,000, ये होगा 4,000 और ये होगा 2,000। ठीक है, और अब यहां पर बैलेंस निकालिए, क्योंकि आपको पता है सरप्लस तो पक्का पक्का आना है। तो ये बचेगा 50,000 और सरप्लस देखो किसका कितना आ रहा है, 2 लाख में से 228 घटाना है, तो बच्चों सरप्लस आएगा 28,000। इसका सरप्लस आएगा 28। अच्छा, इनका सरप्लस आएगा 150 में से 96,000 घटा दो, 96,000। तो इनका सरप्लस आएगा, मतलब इनका अमाउंट आएगा 54,000। इसका सरप्लस आ जाएगा 14,000 और ये माइनस में आएगा, और इसका आएगा 12,000 घटाना है तो 38,000। आप देख लो बच्चों, क्या ये 50,000 आता है नेट करके? 54,000 प्लस 38,000 ये दोनों प्लस में हैं, और माइनस 28,000 और माइनस 14,000, तो देखो जरा 50,000 आता है। ये सही है ना? 2 का सरप्लस 2 का पॉजिटिव, 2 का सरप्लस 2 का पॉजिटिव। अच्छा, अब दोनों के सरप्लस को, यानी ए और सी दोनों का सरप्लस उठाइए और उसको बी और डी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनके रिस्पेक्टिव ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो यहां लिखेंगे सरप्लस ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी दोनों का सरप्लस उठाइए और एडजस्टेड विद बी एंड डी, बी एंड डी में बांट दीजिए और बेटा उनका रिस्पेक्टिव ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। अब रिस्पेक्टिव ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या है? बी का है 3 और डी का है 1, तो बेटा हो जाएगा 3:1। उनका रिस्पेक्टिव ग्रॉस लायबिलिटी है 3:1। बी और डी के रिस्पेक्टिव ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट दीजिए, तो रिस्पेक्टिव ग्रॉस लायबिलिटी बी का है 3 और डी का है 1, तो 3:1 हो जाएगा। तो बच्चों पहले तो जरा देखो कितना कितना, 28,000 और 14,000, तो टोटल होगा 42,000। 42,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बी में और डी में। तो पहले तो इन दोनों को तो पॉजिटिव लिख दो, यहां 28,000 पॉजिटिव और यहां 14,000 पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इनको एडजस्ट करना है। और इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल जरा देखिए, 28,000 को 3:1 में बांटिए जल्दी से फटाफट। 28,000 को 3:1 में बांटिए, 28,000 प्लस 14,000, सॉरी दोनों को एक साथ बांट दीजिए, डिवाइडेड बाई 4 × 3। बच्चों 31,500 का इसको फायदा मिल जाएगा और 10,500 का फायदा इसको मिल जाएगा। ठीक है, और अब नेट लायबिलिटी आएगी, देखो नेट लायबिलिटी आएगी, इसका आएगा नील, इसका आएगा 22,500, इसका आएगा नील, और बेटा 38,000 में से 10,500 घटाओगे, इसका आएगा 27,500, और बेटा इन दोनों का टोटल देखो 50,000 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 ही लोगों को शेयर खरीदने हैं बच्चों, और ये होगा नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी ये हो गया। अभी जो आई है, अभी 4 नंबर का कंप्लीट हुआ है, अभी क्वेश्चन 4 नंबर का ही कंप्लीट हुआ है बेटा। अभी सिर्फ शेयर्स में नेट लायबिलिटी आई है, अभी आपको अमाउंट में भी निकालनी पड़ेगी। तो बेटा इसमें तो थोड़ा सा टाइम लग गया, जो अमाउंट वाला निकालना है वो तो बड़ा आसान है, वो तो बच्चों वाला है। देखो उसमें मैं यहां पर क्या करता हूं ना, पहले मैं लिख देता हूं लायबिलिटी इन अमाउंट, ऊपर लिख दो, अमाउंट मतलब रुपीज में, लायबिलिटी इन अमाउंट रुपीज में।
और फिर यहां लिखेंगे सबसे पहले ए, कमीशन। और कमीशन आप सबको पता है बच्चों, ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस। ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस। जरा क्वेश्चन में देखो, इशू प्राइस 10 रुपए है या 10 रुपए से ज्यादा है, एक बार चेक कर लो। इशू प्राइस क्या है? 10 रुपए का एक है, ठीक है बेटा, 10 रुपए का शेयर है, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, तो 10 रुपए से ही मल्टीप्लाई होगा। और रेट है 4%। कमीशन का रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 4%। ध्यान रखना, अगर कभी भी कमीशन का रेट गिवन ना हो तो शेयर्स के केस में 5% ले लेना अपने आप, क्योंकि मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन 5% होता है इन केस ऑफ शेयर्स। अगर आपसे लायबिलिटी पूछे कमीशन में या रुपीज में और कमीशन का रेट ना गिवन हो तो 5% ले लेना शेयर्स के केस में, और अगर डिवेंचर है तो उस केस में 2.5% लेते हैं। देखो, ग्रॉस लायबिलिटी इंटू 10 इंटू 4%, तो ये रुपीज में आएगा बेटा कमीशन 80,000 आएगा मेरे ख्याल से ए का। 2 लाख इंटू 10% तो कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू 10, 20 लाख, 20 लाख का 4%, 80,000 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 60,000, इसका हो जाएगा 60,000, इसका हो जाएगा 40,000, क्योंकि इसके 1 लाख शेयर हैं, तो 1 लाख शेयर इंटू 10 इंटू 4%, और इसके 50,000 थे तो इसका कमीशन हो जाएगा 20,000। सही है ना? ग्रॉस लायबिलिटी इंटू 10 इंटू 4%। फिर बी में अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर फॉर शेयर्स सब्सक्राइब्ड, यानी उन्होंने जितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। तो बेटा ये आएगा नेट लायबिलिटी इंटू 10, नेट लायबिलिटी इंटू 10। इसका कोई नेट लायबिलिटी नहीं है, इसका नेट लायबिलिटी है 22,500, तो 22,500 इंटू 10 ये हो जाएगा 2,25,000। सी का कोई नेट लायबिलिटी नहीं है तो इसका 0, और डी का नेट लायबिलिटी है 27,500, तो ये हो जाएगा बेटा 2,75,000 इससे लेने होंगे। और अब यहां पर आप नेट सेटलमेंट निकालोगे, यही होगा बेटा लायबिलिटी इन रुपीज। तो किसी का लायबिलिटी होगा और किसी को पैसे देने होंगे और किसी से पैसे लेने होंगे। तो यहां पर जरा देखो बेटा, 80,000 रुपए इसको देने हैं, यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो पेबिल बाई कंपनी, पेबिल बाई कंपनी। इसमें देखो 60,000 देने हैं, 225 लेने हैं, 1,65,000 बेटा कंपनी को रिसीव करने हैं, रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर, अंडरराइटर से लेने हैं 1,65,000। यहां पर बेटा 40,000 देने हैं, क्योंकि अंडरराइटर को देना है 40, लेना उससे कुछ भी नहीं है, तो ये पेबिल है। और यहां पर 2,55,000 बेटा अंडरराइटर से लेने हैं, क्योंकि उससे लेने हैं 275, उसको देने हैं 20, तो रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर। ये बेटा आ गया आपका अमाउंट में सेटलमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं नेट सेटलमेंट या लायबिलिटी इन रुपीज, आप बोल सकते हो। तो यहां पर 2 ही अंडरराइटर की लायबिलिटी है, बाकी अंडरराइटर को पैसे रिसीव करने हैं। समझे? ये देखो क्वेश्चन था आपका, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चे, 8 मार्क्स का। बताइए आसान क्वेश्चन था या नहीं था? क्या लगता है आपको, आसान क्वेश्चन था? कुछ था इस क्वेश्चन में? 8 नंबर में आसान क्वेश्चन मिला आपको या नहीं मिला? ठीक, चलो जी, तो अब आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें एक फर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। अगली क्लास में एक तो मैं सारे टर्म्स आपको पहले लिखवाऊंगा, जो मैंने अभी तक बोले हैं जितने टर्म्स वो सब मैं लिखवाऊंगा, फिर फर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ग्रुप में पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है। तो उस पीडीएफ से मैं क्वेश्चन को आपको फोकस कर दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको अभी बनाने हैं घर पर, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना आप। ये वीडियो यूट्यूब पे डालोगे? हाँ जी, इस चैप्टर का मैं अभी डाल दूंगा, बस ये वाला डाल दूंगा, ये वीडियो आज डाल दूंगा। ठीक है, ये वाला डाल दूंगा मैं। ठीक है बेटा, तो फिर आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मक्खी कहां से आ गई यहाँ? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय।